अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फौजिया तबस्सुम हिंद गुरु एकेडमी से आपकी साइंस फाउंडेशन फैकल्टी। हम आज सेशन कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो कि है लाइट का फर्स्ट पार्ट। तो रिफ्लेक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे अबाउट लाइट, रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्लेक्शन का जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है एंड हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशंस, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट कंसिडर पहले द डेफिनेशन ऑफ लाइट। सो फॉर यू, जब हम लाइट क्लास 7th 8th बेसिक्स पढ़ते थे, तो वी अंडरस्टूड इट दिस वे कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है एंड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। करेक्ट। तो क्लास 10th में हल्का सा और थोड़ा सा एडिशन है इसमें, विच सेज कि लाइट वेव की फॉर्म में तो चलती ही है, लेकिन लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं और इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। तो मैम, पहले लाइट वेव है, वेव कितने टाइप की है, किस तरह चलती है, क्या क्या फॉर्म्स है वेव की, लेट्स जस्ट एक्सप्लेन दैट पार्ट। तो considering wave which is a disturbance, waves basically दो parts में divided हैं। तो पहला है हमारा मैकेनिकल वेव एंड दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स, वो वेव्स हैं जो मीडियम जिनको चाहिए चलने के लिए, से फॉर एग्जांपल साउंड वेव, हमारी आवाज दूसरी जगह तभी जाके पहुंचेगी व्हेन वी हैव एयर इन बिटवीन, मींस अ मीडियम इन बिटवीन। तो वो वेव फॉर्म जिसे मीडियम की जरूरत है चलने के लिए इज अ मैकेनिकल वेव, और वो वे वाला वेव फॉर्म जो बिना मीडियम के भी चल जाएगा, इट इज नॉन मैकेनिकल। और लाइट के फॉर्म में अगर बात करें तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट लाइट बेसिकली इज अ कॉम्बो ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो समझ गए कि वेव्स दो फॉर्म के होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। और लाइट जो है हमारा, इट इज non-mechanical, which is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि बिना मीडियम के भी चल सकती है। तभी हम देख पाते हैं कि जब सन से रोशनी निकलती है तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के ऊपर जो वैक्यूम एरिया है उसको क्रॉस करते हुए, देन एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए, तब आपकी सरफेस पे आपको लाइट दिखती है। तो ये पार्ट तो क्लियर हुआ कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम है तब भी चल जाएगी, लेकिन मीडियम की जरूरत नहीं है लाइट को। इनफैक्ट जितना हम मीडियम डेंसर करते जाएंगे, उतना लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे हम मीडियम डेंसर कर रहे हैं, वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि कॉलिजन्स बढ़ रहे हैं। तो दिस लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया अबाउट द वेव्स इज द वे दे ट्रैवल। तो लाइट वेव जो है वो चल कैसे रही है, व्हाट इज इट्स वे ऑफ प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन के हिसाब से देखें तो वेव्स दो तरह से चलती हैं, आइदर ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती है, लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने मोस्टली क्लास 9th में साउंड में देखा था। इन वेव्स में क्या होता है, जो आपका मीडियम है और जो आपकी वेव है, दे गो पैरेलल टू ईच अदर, और चलते टाइम पे ऐसे कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस हो रहे हैं। करेक्ट। तो अगर कोई वेव फॉर्म मीडियम के साथ पैरेलल है और साथ में ही चलते टाइम पे इट्स गोइंग compressions and rarefaction, compressions and rarefaction, and at the same time parallel to the wave. तो medium is parallel to the wave, and जो wave है, जैसे जैसे particles चल रहे हैं, compression zone और rarefaction zone बनते जा रहा है, which is longitudinal। ऐसा हमारी लाइट के साथ नहीं होता। This mostly occurs in sound। तो इसके बाद जो लाइट जिस तरह चलती है, the way it propagates is transverse in nature। So what's going on is, जो मीडियम है और जो वेव है, they go perpendicular to each other। तो इस तरह हमारी वेव चल रही है, and then मीडियम के particles are going like this, क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए बिल्कुल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में,
perpendicular to the direction of the medium. So this is transverse in nature. We can see it in the figure right over here, which says like over here. तो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव. मोस्टली यहाँ मैंने साउंड दिखाया है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये हमारा जो जोन है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस है ना, एक्सपेंशंस. तो दीज आर कंप्रेशंस जहाँ पे आप बिल्कुल पार्टिकल्स को क्लोजली देख पा रहे हो, एंड देन गैप्स बढ़ रही हैं. सो देयर इज एन एक्सपेंशन और एनर्जी ट्रांसफर होते 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 आगे जाती है. सो वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दिस एनर्जी. बट लाइट में क्या हो रहा है ना, वी हैव इज अ ट्रांसवर्स वेव. इस ट्रांसवर्स वेव में क्या है, एक आपका क्रस्ट बन रहा है और दूसरा आपका ट्रफ बन रहा है. पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के आपका एक साइकिल बन रहा है. उसी साइकिल की लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं, करेक्ट. और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेव लेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है. तो नाउ अगर हम लाइट की डेफिनेशन में वेव वाला पोर्शन देखें तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलती है, करेक्ट. अभी भी लाइट का डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ. तो ये तो था लाइट का वेव फॉर्म. नाउ कमिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के अंदर है फोटॉन्स, यानी कि छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल्स. सो अगर हम फोटॉन्स का देखें तो देयर कम्स एन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. वो तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप इमेजिन करें एक मेटल ब्लॉक है. नाउ वी नो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो फ्री सरफेस पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. जैसे ही लाइट आएगी, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन दिखाती है, मींस लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स स्ट्रेट. एंड नाउ लाइट हैज बोथ आपका ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज द पार्टिकल्स फोटॉन्स. तो जैसे ही ये फोटॉन्स सरफेस पे आएंगे बेटा, नाउ अगर इन फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, कॉमन लैंग्वेज में उसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. लेट्स जस्ट नॉट गो इनटू दैट. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले, ये फोटॉन्स ज्यादा एनर्जी वाले हुए और इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी से इनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, सो व्हाट दे विल डू इज, ये इलेक्ट्रॉन आके इस फोटॉन को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा, और ये फोटॉन, ये आपकी इंसिडेंट लाइट आई जो कि है आपके फोटॉन्स, और ये फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इन फोटॉन्स की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, करेक्ट. नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, और पार्टिकल को रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियसली कोई पार्टिकल आया होगा. दैट कंसिडर्स कि जो लाइट है आपका, दैट फिगर्स इट आउट कि लाइट के अंदर कुछ तो पार्टिकल वाला नेचर भी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, व्हिच सेज लाइट हैज पार्टिकल नेचर. उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं. सो लेट्स जस्ट रैप इट अप विद द होल कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लाइट, व्हिच सेज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Point 1, light travels in wave form, and that wave is electromagnetic in nature. The propagation of that wave is, it is transverse in nature. Light का dual nature है, has both wave as well as particle nature, and these particles are termed as photons, showing photoelectric effect. Hope you understand this part, जहाँ पे हम लाइट को फिगर आउट करेंगे. लाइट है क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेव की फॉर्म में चलती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है. वेव में बात करें तो ये नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिना मीडियम के चल जाएगी, और चलने के लिए ये परपेंडिकुलर जाती है अपने मीडियम के, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर. ओके, कूल. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये जो का जो पूरा चैप्टर है लाइट, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन में हम एक पॉलिश्ड सरफेस लेंगे, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे डालेंगे, और इंसिडेंट रे जैसे ही इस पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो वो स्ट्राइक करने के बाद वापस आएगी, बाउंस बैक होगी, विच विल बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन. एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस चैप्टर का, विच इज रिफ्रैक्शन, उसमें हम
पॉलिश हटा देंगे, लेंस ले आएंगे, ग्लास स्लैब ले आएंगे, प्रिज्म ले आएंगे, बेसिकली पॉलिश नहीं रखेंगे. सो व्हाट्स हैपनिंग इज लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बी इट रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर. तो जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी वो बेंट होते हुए अंदर जाएगी, पास करेगी. इट विल नॉट बाउंस बैक, इट विल पास एंड बेंड. दैट इज रिफ्रैक्शन, जो कि इसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा. राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज रिट्रेसिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर हिटिंग अ सरफेस विच इज पॉलिश्ड, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मिरर कहते हैं. करेक्ट. तो मिरर में जो ये रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं. रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के दोनों के दो लॉज हैं. पहले हम रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, देन वील कैरी ऑन विद द रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्लास 8 में भी हमने देखा, इसके दो लॉज हैं. पहला, जो आने वाली रे है, इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल है, जो आपने इमेजिन करके एक 90 डिग्री पे बनाया हुआ है ताकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर सके, दैट इज योर नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे, आने वाली रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. नाउ व्हेनेवर आई टॉक टू माय स्टूडेंट्स अबाउट दिस होल प्लेन थ्योरी, तो दे आर लाइक, मैम ये इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक पॉइंट पे मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वही होता है प्लेन. नहीं बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्लेन, सो वी नो, अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो या तो हमारे पास है आपका एक्स वाई प्लेन, है ना, या तो ये जेड वाला एक्सिस हुआ, करेक्ट, तो ये वाई जेड प्लेन हुआ, या फिर जेड एक्स प्लेन हुआ. तो इन तीन प्लेन्स में से किसी एक प्लेन में ये तीनों रेज होंगे. इसको फिगर आउट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी था. लेट्स जस्ट फिगर आउट पहले आपके लाइट के दो लॉज, जो कहता है पहला कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई एम सेइंग अ सिंगल प्लेन. एंड देन आपका जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल है इंसिडेंट रे का, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है इस नॉर्मल के साथ, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर हैं रिफ्लेक्शन के लिए. चले वापस आते हैं प्लेन वाली थ्योरी पे. लेट्स कंसिडर, हमने एक टॉर्च लिया और वहां से एक बीम ऑफ लाइट जा रहा है एक मिरर पे. ना मिरर क्या करेगा, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है, तो ये मिरर पे जो इंसिडेंट रे आएगी, सेम एंगल से होते हुए रिफ्लेक्टेड रे भी वापस निकलेगी. करेक्ट. और ये हमने एक पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है और हम दोनों इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को फिगर आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कंसिडर, ये हमारा एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है, और ऊपर जो जाएगा वो y एक्सिस है. करेक्ट. तो हम एक्स जेड प्लेन में है मान लीजिए. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर हम इस पीस ऑफ पेपर को थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ नीचे फोल्ड कर दें, तो लाइट की रे यहाँ तक तो आएगी, लेकिन उसके बाद नीचे नहीं जा पाएगी. ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी. द मोमेंट आई एम फोल्डिंग इट, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट प्लेन, है ना. अब मैं y और x वाले प्लेन में जा रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज आपको नहीं दिखेंगी, बिकॉज हम दूसरे प्लेन में चले गए हैं. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग पहले लॉ का स्टेटमेंट, व्हिच सेज कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ मोमेंट. हाँ, अगर xz प्लेन में है तो xz प्लेन में ही. द मोमेंट you're changing the plane, this plane में ये रेज आपको नहीं दिखेंगी. Hope this is clear to you. Okay, next is टाइप्स ऑफ मिरर्स. अब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट द मिरर्स. मिरर तब बनेगा जब आप एक प्लेन ग्लास सरफेस को पॉलिश करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पॉलिश सिल्वर की होती है बिकॉज उसका रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा होता है. यू कैन ऑलवेज कोट इट विद सम पेंट ऑल्सो, मेकिंग इट मिरर, जो कि कमर्शियली आपके लिए बहुत वायबल होगा. तो टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर, एक तो आपका प्लेन मिरर है जिसका कोई कर्वेचर नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट. द मिरर जो हम मोस्टली यूज करते हैं, दिस इज योर प्लेन मिरर. Then we have concave mirrors जो कि curved inwards होते हैं, like a cave. हाँ,
नेम से ही आप इसका शेप फिगर आउट कर सकते हैं. व्हेन इट सेज कॉनकेव मींस इट्स कर्व्ड इनवर्ड्स, इट्स लाइक अ केव. एंड देन व्हेन वी से कॉन्वेक्स इट मींस इट्स बल्ज्ड आउटवर्ड्स, इट्स लाइक अ डोम. ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स. जब भी हम मिरर के नाम ले रहे हैं बेटा, कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है चाहे प्लेन है, ये हमेशा मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये नाम होते हैं. सो मैम, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मिरर, से वी आर टेकिंग दिस मिरर व्हिच इज कॉनकेव मिरर, तो ये इस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ. और ये वाला जो सरफेस है ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हुआ, मतलब जिसके ऊपर आप पेंटिंग या सिल्वर कोटिंग कर चुके हो. पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर नाम नहीं आएगा. व्हाटएवर नेम इस मिरर का जो भी नाम है वो उसके पॉलिश्ड सरफेस की वजह से नहीं है, वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से. अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेक करो, ऐसा है, इट इज केव शेप्ड, तो बी कॉनकेव मिरर. वन मोर इफ आई एम सेइंग इज ऐसे, और मैं इधर को पॉलिश कर रही हूं, है ना. सो इसका पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर नाम नहीं है, इसका जो ये फेस है रिफ्लेक्टिंग फेस विच इज केव शेप्ड राइट नाउ, और लाइट की रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही है, विल बी अ कॉनकेव मिरर. सिमिलरली इसको देखें तो रिफ्लेक्टिंग फेस को देखें ना कि पॉलिश्ड फेस को, तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग फेस है इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, डोम के जैसा दिख रहा है, सो विच इज कॉन्वेक्स मिरर. होप आपको जैसे भी अलाइनमेंट में मिरर मिले, चाहे वो इस तरह कॉनकेव हो या इस तरह कॉनकेव हो, you'll be able to figure out कॉनकेव जो है वो अपने रिफ्लेक्टिंग फेस की वजह से है. If the reflecting face is cave like, it is concave. If the reflecting face is dome like other than cave, it is convex. And if there is no curvature, then it is a plane mirror. Correct? Next हम चलते हैं rules of image formation में, कि जब भी हम मिरर के बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अलाइंड एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेजेस कैसे बनेगी. तो इमेज बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ 4 रूल्स है. इससे पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर्स की. नाउ वी नो प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव इज, प्लेन मिरर पे जितना दूर हम यहाँ बात करें तो प्लेन मिरर के ऊपर जितना दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उतनी ही दूर उसकी इमेज भी बनेगी. तो जितना भी आपका u होगा उतना ही आपका v भी होगा. तो प्लेन मिरर में जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी दूर आपकी इमेज है, u इज इक्वल टू v, दैट वी नो. दूसरा, प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उतना ही हाइट हमारे इमेज का भी होगा. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लेटरल इन्वर्जन, कि राइट टू लेफ्ट दिखेगा, जो हमारा राइट होगा वो मिरर में लेफ्ट दिखेगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो मिरर में राइट दिखेगा, विच सेज लेटरल इन्वर्जन. नाउ वी नो पावर मतलब कोई भी जितना जो आपका मिरर है चाहे आपका लेंस है, कि वो उसकी कितनी टेंडेंसी है चीज को मैग्नीफाई करने की, बढ़ाने की या कम करने की, दैट इज पावर. नाउ वी नो मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट को, प्लेन मिरर आई एम टॉकिंग अबाउट इज, प्लेन मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट को ना ही बड़ा दिखाता है ना ही छोटा दिखाता है, एग्जैक्टली सेम साइज का दिखाता है. तो पावर 0 हुआ प्लेन मिरर का. एंड वी नो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ. अब जब आपका पावर 0 हो गया तो फोकल लेंथ आपका 1 बाय 0 हो गया विच इज इंफिनिटी. तो यहां से मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी है. नाउ if you ask me about it, ma'am, how do we practically say कि plane mirror का focal length infinity है? What we are trying to say is प्लेन मिरर इतने बड़े स्फेयर का पार्ट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, और वो मिरर इतने बड़े से स्फेयर में एक छोटा सा पोर्शन है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फेयर जिसका रेडियस इंफिनिटी है, क्योंकि फोकल लेंथ इज रेडियस बाय 2. करेक्ट. तो यहाँ पे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है और पावर 0 होता है. ओके, कमिंग बैक टू हमारा लॉज जितने भी हैं आपके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, पहला रूल क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ
रूल्स देखने से पहले यू हैव टू फिगर आउट पार्ट्स ऑफ द मिरर विच ऑब्वियसली विल बी नोइंग कि प्लेन मिरर का जो सेंटर, जो आपका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, उनका जो सेंटर है, क्योंकि वो किसी स्फेयर का पार्ट होंगे, और उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और बिल्कुल जो आपका मिरर का सेंटर होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका पोल कहलाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच में डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ द लॉज दैट वी हैव इज, अगर इंसिडेंट रे या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो इन सब पॉइंट्स को मैच करवा रही है, जो इन सब पॉइंट्स के थ्रू जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, इनके थ्रू जाने वाला जो भी रे है, विच इज ये वाला जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। तो अगर आप इसको ऐसे गोल 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 करके पूरा एक स्फेयर बनाए, तो उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, नाउ अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ही वो मिरर से टकराएगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी, जैसे वापस रिट्रेस करेगी, बाउंस बैक होगी, तो वो फोकस से होकर निकलेगी। तो व्हेन एवर योर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करेगी वो फोकस से वापस आएगी। दैट इज रूल 1 कि इंसिडेंट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है अलोंग द फोकस। ओके, रूल नंबर 2 इसी का उल्टा है। अगर आप फोकस से जा रहे हो, अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है। रूल नंबर 4 विच इज बेसिकली आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, उतना ही जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही सेम रूल्स यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होंगे। तो रूल 1, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकलेगी। इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल निकलेगी। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। अगर इंसिडेंट रे पोल से टकरा रही है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी होगा। करेक्ट, यही सेम रूल्स हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ फिगर आउट करते हैं पहले, ये है आपकी इंसिडेंट रे जो कि जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी नो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही इंसिडेंट रे टकराई, ये यहां से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, इसी डाइवर्जिंग रे को आपने पीछे खींचा है, तब जाके वो फोकस पे मिली है। सो दिस इज इमेजिनरी डॉटेड लाइन जो हम प्लॉट कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस क्योंकि हम इमेजिनरी डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ इमेज जो होगा हमारा वो हमेशा वर्चुअल होगा, मतलब इमेजिनरी, एंड वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ देखने को मिलती है। व्हाइल एज इन दिस केस हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ओरिजिनल रेज को ही पास कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द 6th केस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी केसेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और ये कन्वर्जिंग है, और बेटा ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, ओके, तो ये तो पहला रूल हुआ, पैरेलल गया, फोकस से निकला, लेकिन ओरिजिनल नहीं, एक्चुअल में डाइवर्ज हुआ, पीछे जाके हमने फोकस से खींचा है। करेक्ट। दूसरा है इसका उल्टा, अगर हम फोकस से आए, मैम अब कैसे जाएंगे फोकस पे, पीछे तो पॉलिश है, तो बस यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आपको पहुंचना है, उसके बाद आपको डॉटेड लाइन से प्लॉट करना है, और रे वापस, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे वापस पैरेलल आ रही है। थर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना है, जस्ट प्लॉट द एंगल, उस एंगल पे जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल उसी अलाइनमेंट से जाना है। आपने एग्जैक्टली वैसे लाइन ली कि एज इफ अगर ये पास होती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, पर होगी नहीं क्योंकि पीछे पॉलिश है, आगे नहीं जा सकती रे, तो यहां गई और वापस यहीं से आ गए। करेक्ट, यहाँ पे पोल पे
जो आपकी इंसिडेंट रे है जैसे ही पोल से टकराएगी, जिस भी एंगल से टकरा रही है 30, 45, 60 वट एवर द एंगल इज, सेम एंगल से होते हुए ये बाहर आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये था अबाउट लाइट बेसिक डेफिनेशन एंड व्हाट रिफ्लेक्शन इज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और जो आपका रिफ्लेक्शन है कैसे मिरर्स में अलग है और कैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में डिफरेंसेस है, कौन से लॉज हम फॉलो करेंगे, और अब इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे पार्ट 2 में, और साथ ही में हाउ टू डील विद न्यूमेरिकल्स जो कि आपके मिरर फॉर्मूला से सॉल्व होंगे उसको सॉल्व करेंगे। होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। थैंक यू सो मच।